Sulu sulu mal, makanaka huku bukure, tuku bukure, chakalaka bikko chikko, sili 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 go, bagradum, chiki chaka cho. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। Gama pasa, bam bam bam, bam 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 बोले, bam चिका बोले, अरे मस्ती में डोले, bam bam बोले, मस्ती में डोले, bam bam बोले, मस्ती में तू डोल रे, bam bam बोले, मस्ती में डोले, bam bam बोले, मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। रट के क्यों टैंकर फुल, आंखें बंद तो डब्बा गुल, ओए बंद दरवाजे खोल रे, हो जा बिंदास बोल रे, मैं भी हूँ तू भी है, ओ मैं भी तू भी, हम सब मिलके बम चिक बम 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 बम। ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, सोचो तो सोचो ना, प्यार से चुन के इन रंगों को किसी ने सजाया, ये संसार है जो इतनी सुंदर है अपनी दुनिया, ऊपर वाला क्या कोई कलाकार है। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। हेलो चलिए स्टार्ट करें। सो वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ठीक हैं आप सब? बढ़िया, एकदम मस्त, जबरदस्त। चलिए, आज लेट हो गया। हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नीलम ने ऊपर बोला नहीं था, इसलिए नीलम को याद रह गया कि मैं नीलम तुम टेंशन ना लो, इसकी बीवी छोटी होगी। ठीक है नीलम, तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। कर्मा हिट्स, है ना।
अंश ध्यान रखियो भाई। है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? है ना? असल में हाँ, नहीं नहीं, असल में पता है क्या होता है, स्टार्टिंग में जब लड़का थोड़ा सा यंग होता है ना, तो लड़के को लगता है अरे अभी तो मैं देने मेरे। फिर जब बाई चांस कहीं गलती से, मैं अंश ये तुम्हारे लिए नहीं है, बाई चांस कहीं मान लो गलती से 2-4 साल हो गए ढूंढते ढूंढते वो मिल ही नहीं रही, तो फिर अंश बोलेगा भाई अब तो कॉम्प्रोमाइज। अब सारे क्राइटेरिया धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, अब जो है बस जिंदा लड़की होनी चाहिए। है ना? चलो। सो जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। आप लोग एक बार जरा चेक करिए प्लीज कि आप लोग को आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है। वेरी गुड आफ्टरनून नवीन, शिवांगी, साक्षी, सोनाली, गौरंगी, तान्या, राज, एक बार चेक करें प्लीज। ऐप पे क्लास इसलिए नहीं हो रही अभी क्योंकि आज टीचर्स डे की वजह से हम लोग की ईएसजी की क्लास नहीं हो पाई है, बट डेफिनेटली हम लोग अभी सीएसआर की क्लास कर रहे हैं और फिर कल हम लोग ईएसजी की क्लास करेंगे। तो आज थोड़ा सा छोटा सा टीचर्स डे का सेलिब्रेशन हो गया जिसकी वजह से हम लोग को टाइम नहीं लग पाया ईएसजी की क्लास के लिए। बट अभी हम लोगों ने सीएसआर की आज 3rd क्लास करनी है, मतलब अगर हम इंट्रोडक्शन को काउंट करें तो 4th क्लास है, वरना हमारी 3rd क्लास है। तो अभी जितने बच्चे ऑनलाइन हैं बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे। लास्ट क्लास की बात करें तो हम लोगों ने सर सीएसआर को लेके सेक्शन 135 कवर अप किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसेक्शन 1 से लेकर के सबसेक्शन 9 तक पढ़ा था, बट उसमें एक सबसेक्शन 8 अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। तो ये अभी हमारा सबसेक्शन 8 थोड़ा छोटा सा एक सेक्शन है जो पेंडिंग है, आज हम लोग इसको ट्राई करेंगे कि कंप्लीट कर लें। और जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्लान किया था कि हम लोग आज सेक्शन 135 के पूरे समराइज नोट्स तैयार करेंगे, सो डैट अगर कल को हमको रिवाइज करना पड़े तो हम आसानी से इसको रिवाइज कर पाएँ। तो आज हम लोग नोट्स बनाने की तैयारी करते हैं सर, और कोशिश करते हैं कि आज हम लोग सेक्शन 135 कंप्लीट करें। जैसे ही सेक्शन 135 कंप्लीट होगा, दैट्स इट, आज की क्लास में हम लोग वहीं रैप अप कर देंगे, ठीक है। पूरे 9 के 9 सबसेक्शन हम लोगों ने 9 में से 8 पढ़ लिए हैं, 1 पढ़ना है, और बाकी 9 के 9 सबसेक्शन के हमको नोट्स तैयार करने हैं। और कोई भी डाउट लगे प्लीज़ पूछते चलिएगा, ठीक है। चलिए कॉपी निकालेंगे ज़रा, और सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेक्शन 135, और हम सेक्शन 135 में बात कर रहे हैं किसकी? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस बच्चे, जितने भी बच्चे टीचर्स डे विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं, दैट इज एप्लीकेबिलिटी। सबसे पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं बेटा क्या? एप्लीकेबिलिटी। और एप्लीकेबिलिटी में हमारे पास कुछ लिमिट्स दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं? कुछ लिमिट्स। और हम सबसे ऐसे बोलते हैं कि सीएसआर के जो प्रोविजंस हैं, और हम ऐसे लिखते हैं सीएसआर प्रोविजंस अप्लाइज। ये जो सीएसआर के प्रोविजन है ये अप्लाई होते हैं टू एवरी कंपनी। ये सीएसआर के प्रोविजंस बेटा अप्लाई होते हैं किसको? टू एवरी कंपनी हैविंग, ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पे इसलिए हमने फोकस किया क्योंकि जो 3 लिमिट्स हैं उसमें से कोई एक भी अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो सीएसआर के प्रोविजन हमारे ऊपर क्या हो जाते हैं? एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो लिखा सीएसआर प्रोविजन अप्लाइज टू एवरी कंपनी हैविंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग the immediately preceding financial year। तो कह रहे हैं कुछ सीएसआर प्रोविजंस हैं सर जो अप्लाई हो जाते हैं किसके ऊपर? फोकस करना है हमको बेटा किस पे? देखो एवरी कंपनी। फिर हम आगे बढ़े और हमने बोला हैविंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, और ये लिमिट जो चेक करनी है हमको, ये कब चेक करनी है? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और ये लिमिट्स क्या हैं सर? तो सबसे पहले लिमिट हमारे पास कौन सी आ रही है? नेटवर्थ। रिकॉल करेंगे बेटा, ठीक है, बोलेंगे। साथ में क्या दिया है? टर्नओवर। और साथ में हमको क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट। क्या दिया है हमको साथ में? नेट प्रॉफिट। नेटवर्थ की बात करें तो हम लोगों ने बोला कितने से ज़्यादा हो?
अच्छा 500 करोड़ भी हो तो काम चल जाता था, तभी लिखा था ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 500 करोड़ रुपीस। और टर्नओवर की अगर हम बात करें तो इक्वल टू और ग्रेटर देन या मोर देन 1000 करोड़ रुपीस। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो इट विल बी 5 करोड़, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा। और इन सब में हमने क्या लिख दिया है साथ में, और लिखने से एक क्लैरिटी और मिल गई हम लोग को कि कोई एक भी लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो सीएसआर के प्रोविजन हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। बोलो बात सही है? ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं सर? ये सारी बातें लिखी हुई हैं सेक्शन 135 के सबसेक्शन 1 में। सेक्शन 135 सबसेक्शन 1 हमने एप्लीकेबिलिटी के पास सबसेक्शन 1 लिख दिया। बोलिए ठीक है? क्या सिर्फ सबसेक्शन 1 में यही बोला गया है? नहीं सर, इसके बाद ये भी लिखा है कि जिन कंपनीज के ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल है उनको क्या बनानी है? सीएसआर कमिटी। तो हम बोल देते हैं कि इनके ऊपर एक रिक्वायरमेंट फॉल कर जाती है बेटा, किसकी? सीएसआर कमिटी की। और हमने हेडिंग लिखी इसी के नीचे, सीएसआर कमिटी रिक्वायरमेंट। और ये जो सीएसआर कमेटी की रिक्वायरमेंट है ये अलग से किसी सबसेक्शन में नहीं दी, सबसेक्शन 1 में ही दी है। अच्छा, इसमें हमने बोला कि जैसे ही आपके ऊपर सीएसआर का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है आपकी कंपनी को क्या करना है? मस्ट कॉन्स्टिट्यूट, अभी आ रहे हैं, अभी लिखेंगे, मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ सीएसआर कमिटी। जिस कंपनी के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो जाए उस कंपनी को क्या करना है? इट मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ CSR कमेटी ऑफ द बोर्ड। इस कंपनी को एक CSR कमेटी बनानी है, जो कमेटी किसके अंडर काम करेगी? बोर्ड के। जिसमें कितने डायरेक्टर्स होंगे? तो बोला 3 और मोर डायरेक्टर्स। इनमें से भी एक कौन होना चाहिए? इंक्लूडिंग 1 या एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आईडी लिख दिया, आईडी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सही है? फिर हमने बोला सर अगर हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है तो कह रहे 3 और मोर की जगह क्या हो जाएगा? 2 और मोर, और आईडी की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। तो क्या लिखा हम लोगों ने? इफ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड, if company is not required to appoint independent director, ऐसी सिचुएशन में कमिटी ऑफ 2 or more directors is sufficient। कह रहे अगर आपकी कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको 3 और मोर की जगह क्या लिमिट दे दी गई है? 2 और मोर की। और आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपनी कमेटी में रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बोलिए सही है? क्या सीएसआर कमेटी बनानी मैंडेटरी है? क्या सीएसआर कमेटी मैंडेटरी है? सर अगर सेक्शन 135 एप्लीकेबल हो गया है तो अभी तक तो सीएसआर कमेटी क्या है? मैंडेटरी। लेकिन हम पढ़कर आए थे सबसेक्शन 9। क्या पढ़कर आए थे? और सबसेक्शन 9 में क्या लिखा था कि अगर आपका सीएसआर ऑब्लिगेशन जो सेक्शन 135 के सबसेक्शन 5 के अकॉर्डिंग आ रहा है, अगर वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है तो आप कमेटी नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। आपकी कमेटी की जगह पे कमेटी के सारे काम कौन कर देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर देंगे। बोलो बात सही है? तो क्या मैं बोलूं ये वैसे तो सीएसआर कमेटी बनाना मैंडेटरी थी, बट इसका एक एक्सेप्शन है। इसका क्या है? एक एक्सेप्शन। और हम लोग वो एक्सेप्शन लिखने जा रहे हैं, तो लिखेगा एक इसका क्या है बेटा? एक्सेप्शन है। कह रहे एक्सेप्शन क्या है? तो हमने बोला इफ सीएसआर स्पेंड। सीएसआर स्पेंड कैसे निकलता है बेटा? सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 क्या कह रहा था? एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का 2%। तो सीएसआर स्पेंड कैसे कैलकुलेट होगा? तो ऐसे लिखेंगे कैलकुलेटेड, या तो ऐसे लिखेगा टू बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5। तो सही है? तो इफ सीएसआर स्पेंड इज
इक्वल्स टू और लेस देन ₹50 लाख। मार्क बहुत ध्यान से लगाइएगा, ग्रेटर देन नहीं है, क्या है, लेस देन, क्योंकि 50 लाख रुपए तक है तो कमेटी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। तो लिखा इफ CSR स्पेंड इज ₹50 लाख और लेस देन इट, देन देयर इज नो नीड, then there is no need to constitute CSR कमेटी। तो कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है CSR कमेटी बनाने की। फिर सर क्या करें, अगर कमेटी नहीं होगी तो काम कौन करेगा? Here board will discharge its functions। यहां पे जो बोर्ड है यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो यहां पे क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे किसको, CSR कमेटी के फंक्शंस को। कुछ पूछूं सर? मेरा क्वेश्चन सबसे पहला, ये जो लिखा है ना कि 3 की जगह 2 डायरेक्टर भी होंगे तो काम चलेगा, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिगार्डिंग प्रोविजन कहां लिखा हुआ है? सेक्शन 149 सबसेक्शन 4, सेक्शन 149 सबसेक्शन 4। और सर ये जो बात लिखी है कि अगर 50 लाख रुपए तक CSR स्पेंड है तो आपको CSR कमेटी नहीं बनानी, ये बात कहां लिखी है? सेक्शन 135 के सबसेक्शन 9 में। तो ये एक्सेप्शन वाली बात कहां लिखी है? सेक्शन 135 के सबसेक्शन 9 में। और जो ऊपर बात लिखी थी कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ID, ये बात कहां लिखी थी? सेक्शन 149 के सबसेक्शन 4 में। बोलो के बात समझ में आ रही? देखो ऐसे आपको थोड़ा सा लर्न करना इजी लगेगा क्योंकि हम लोगों ने अभी चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। अभी हम लोगों ने कोई टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया है जिसकी वजह से शायद इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू कि हम इनको आसानी से थोड़ा सा लर्न कर पाए। बोलिए ठीक है? हाँ जी। सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 एक्चुअल में ना एप्लीकेबिलिटी बताता है ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कि कौन सी कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल। तभी हमने देखो क्या लिखा, इफ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट, इसका मतलब कंपनी के ऊपर सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, क्योंकि सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट मैंडेटरी करना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब आपकी कंपनी में ID नहीं है। अब ID नहीं है लेकिन ऊपर तो लिखा है कि एक ID होना चाहिए, तो हम लोगों ने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट हम हटाते हैं और आप 3 की जगह कितने डायरेक्टर कर लीजिए, 2 भी कर लीजिएगा तो काम चलेगा। तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 किसकी बात कर रहा है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। बोलिए ठीक है? क्लियर है यहां तक? कुछ पूछना है? बढ़े आगे, चलिए नीचे आते हैं सर। अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, पहले बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हम हेडिंग डाल रहे हैं फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी। हमने हेडिंग क्या डाली बेटा? फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी। CSR कमेटी सर सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 3? सबसेक्शन 3, क्योंकि सबसेक्शन 2 में लिखा था कि जो CSR कमेटी का कॉम्पोजिशन है वो बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया जाएगा बाय द बोर्ड, लेकिन सबसेक्शन 4 में फिर से बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब यहां पे ना मैं सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 4 दोनों को मर्ज कर दूंगा सो दैट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको एक जगह पर मिल जाए। तो अभी हमने हेडिंग किसकी लिखी है? फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी। और ये सबसेक्शन कौन सा है? 3, 2 नहीं है, कौन सा सबसेक्शन? 3 लिखना। अगर आपको कंफ्यूजन लगे कि बाद में कल को मान लो कहीं ऐसा ना लगे कि आपसे गलती से नंबर लिख दिया है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए उधर आगे, सेक्शन 135 सबसेक्शन 3 हम क्या करने जा रहे हैं? फंक्शंस लिखने जा रहे हैं किसके? CSR कमेटी के। करें स्टार्ट। पहला फंक्शन फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड। फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड CSR पॉलिसी। CSR कमेटी को एक तो फॉर्मुलेट करना है यानी ड्राफ्ट करना है, फॉर्मुलेट के नीचे लिख भी लीजिएगा ब्रैकेट में, ड्राफ्ट करना है। रिकमेंड करना है क्या? CSR पॉलिसी। और जो CSR पॉलिसी होगी ये किसके अकॉर्डिंग बनी होंगी? तो लिखा अलाइंड विद एक्टिविटीज। ये जो आपका CSR पॉलिसी होगा ये पॉलिसी क्या होगा बेटा? अलाइंड होगा किस चीज से? अलाइंड होगा किससे? विद एक्टिविटीज इन शेड्यूल 7। अच्छा, जब शेड्यूल 7 लिखेगा ना तो जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही लिखेगा। मतलब आप पता है कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, बट ये नहीं लिखना, ये शेड्यूल 7 ऐसे ही लिखना है क्योंकि कंपनीज एक्ट में ऐसे ही लिखा है।
तो आपको भी एग्जाम में शेड्यूल 7 ऐसे ही लिखना है, ऊपर नीचे दो पैरेलल लाइन नहीं बनानी, ठीक है। शेड्यूल 7, बोलो कोई दिक्कत। फिर पॉइंट नंबर बी आया, दूसरा फंक्शन क्या है इसका, अमाउंट ऑफ CSR एक्सपेंडिचर। तो रिकमेंड करना है, क्या करना है बेटा, रिकमेंड CSR एक्सपेंडिचर अमाउंट। और लास्ट में हम लोगों ने क्या बोला, मॉनिटरिंग करनी है, मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR पॉलिसी, कि जो CSR पॉलिसी बनाई है वो एक्चुअल में जिस तरीके से इंप्लीमेंट होनी थी, क्या उस तरीके से इंप्लीमेंट हो पा रही है। बोलिए, सही है। ये फंक्शंस आए किसके, CSR कमेटी के। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़े तो हमारे पास ड्यूटीज आई किसकी, बोर्ड की। ये बोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, सेबी, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ध्यान रखिएगा, सेबी नहीं है। क्योंकि LODR जब पढ़ेंगे ना तो LODR में जहाँ पे भी बोर्ड लिखा होगा वहाँ सेबी मान रहे होंगे, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बोर्ड का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, ड्यूटीज ऑफ बोर्ड। इसके रिगार्डिंग हम कौन से सेक्शन करेंगे, 135 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 4। और यहां पे भी हमने लिख लिया 2 एंड 4। सबसे पहली ड्यूटी, हाँ जी बताइए, सबसेक्शन 2 में क्या लिखा था, बोर्ड को डिस्क्लोजर देना है किसमें, बोर्ड रिपोर्ट में। तो लिखेगा डिस्क्लोजर रिगार्डिंग composition of CSR committee disclosure regarding composition of CSR committee is to be made in board report। बोर्ड रिपोर्ट कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग बनती है, एज पर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3। सेक्शन 134 के सबसेक्शन 3 में सारी बातें लिखी हैं जो डिस्क्लोज की जाती हैं बोर्ड रिपोर्ट में। सही है, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो हमने लिखा जो पॉलिसी CSR कमेटी ने इनको रिकमेंड की है, बोर्ड का काम है उनको क्या करना, अप्रूव करना। तो हमने क्या लिखा, अप्रूव CSR पॉलिसी बेस्ड ऑन कमिटीज रिकमेंडेशन। अप्रूव CSR पॉलिसी बेस्ड ऑन कमिटीज रिकमेंडेशंस। कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करें, CSR पॉलिसी को अप्रूव करें। फिर सर डिस्क्लोज करें CSR पॉलिसी इन बोर्ड रिपोर्ट। डिस्क्लोज करें किसको, CSR पॉलिसी को, कहां पे, बोर्ड रिपोर्ट में। और साथ ही साथ प्लेस इट ऑन कंपनीज वेबसाइट। लेकिन अगर कंपनी की वेबसाइट नहीं है तो क्या वेबसाइट बनवानी पड़ेगी, तो साथ में क्या लिखा हम लोगों ने, इफ एनी। अगर वेबसाइट है तो ठीक है, अगर वेबसाइट नहीं है तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप वेबसाइट पे नहीं भी डिस्क्लोज करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपके पास वेबसाइट है ही नहीं। बोलो ठीक है बेटा, बढ़े आगे। लास्ट में आया क्या, इंश्योर CSR एक्टिविटीज आर एक्चुअली अंडरटेकन। कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिसी बना के ही भूल जाए, काम खत्म। आपको एक्चुअल में CSR एक्टिविटीज को कंडक्ट भी करना है। अच्छा, अगर मैं बोलूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, सबसे पहला जो ड्यूटी था ये कहां लिखा हुआ था,
135 के सबसेक्शन 2 में। बाकी सारी ड्यूटीज कहाँ लिखी थी? 135 के सबसेक्शन 4 में। अच्छा, सबसेक्शन 4 में क्लॉजेस कितने थे? 2, ए एंड बी। ये ए है, ये भी ए है, और ये क्या है? बी। लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने जो क्लॉज ए था ना, उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। पहला हम लोगों ने बोला कि आपको एक तो CSR पॉलिसी अप्रूव करनी है, और दूसरे नंबर पे हमने क्या बोला? जो CSR पॉलिसी अप्रूव होगी उसको डिस्क्लोज करना है। कहाँ पे? बोर्ड रिपोर्ट में, और साथ ही साथ उसको कंपनी की वेबसाइट पे भी डालना है। बोलो बेटे, सही है, बढ़िया। बढ़े आगे। कौन सा सबसेक्शन आया? 5। आइए सबसेक्शन 5 पे आते हैं। हमने हेडिंग डाली सर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5, और अब हम करने जा रहे हैं इसके रिगार्डिंग। देखिए क्या, सबसे पहले हमने सबसे पहली हेडिंग इसमें डाली CSR स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट। कह रहे हैं CSR का जो अमाउंट खर्च होना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। CSR स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट। सबसे पहले कह रहे कंपनी मस्ट स्पेंड। कंपनी को बोला जा रहा है कि आपको कम से कम खर्च करना होगा एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट। बोलो, अब चीजें आपको धीरे धीरे करके याद होने लग गई हैं। मतलब इतनी बार हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग को ये याद होना चाहिए ना, मतलब एटलीस्ट। तभी याद देखो, आज हमारी 3rd क्लास है और अभी सेक्शन 135 पे ही है। कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास, आराम से करिए, लेकिन चीज़ों को ऐसे करिए कि बिल्कुल एकदम फिट बैठ जाए। तो क्या लिखा? कंपनी मस्ट स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। वैसे तो हम लोगों ने लास्ट की जगह बेयर एक्ट में पढ़ा था इमीडिएटली प्रीसीडिंग, बट हम यहाँ पे अपने नॉर्मल टर्म्स में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज कर सकते हैं। कौन सा? लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। लेकिन सर इसी में अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट हुए अभी 3 साल नहीं हुए, तो इफ कंपनी हैज नॉट कंप्लीटेड 3 years सिंस इनकॉर्पोरेशन, लेकिन अगर इनकॉर्पोरेशन से अभी तक कंपनी को 3 साल नहीं हुए, देन एवरेज ऑफ अवेलेबल ईयर्स। ऐसी सिचुएशन में हम एवरेज किसका निकालेंगे? अवेलेबल ईयर्स इज टू बी कंसिडर्ड। एवरेज ऑफ अवेलेबल ईयर्स इज टू बी कंसिडर्ड। नहीं, प्रेम ऐसे नहीं हो सकता। प्रेम कह रहे सर कंपनी के पास वेबसाइट तो है, बट कंपनी का लग रहा है कि नहीं वेबसाइट पे डालने की क्या जरूरत है, तो ये नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास ऑपरेशनल वेबसाइट है तो फिर आपको कंटेंट वेबसाइट पे अपडेट करना पड़ेगा। एक्चुअल में है क्या सर, जो लिस्टेड एंटिटी है ना उसके ऊपर LODR का एक रेगुलेशन लगता है, रेगुलेशन 46। वो बात करता है वेबसाइट डिस्क्लोजर की। रेगुलेशन 46 बात करता है किसकी? वेबसाइट डिस्क्लोजर की। और वहां क्लियर कट लिखा है कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है ना तो आपकी कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए। अच्छा, कंपनीज एक्ट कहीं नहीं कहता कि आपकी कंपनी की वेबसाइट होनी चाहिए। इसका मतलब सर अगर लिस्टेड एंटिटी है फिर तो उसकी वेबसाइट होगी, तो कंपनीज एक्ट कह रहा है वेबसाइट है ना तो फिर डिस्क्लोज करो। अगर वेबसाइट नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से वेबसाइट होना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसने ऑप्शन दे दिया कि है तो डाल दो, नहीं है तो ना डालो। लेकिन अगर वेबसाइट है तो डालना पड़ेगा, अदरवाइज नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये सारी बातें कहां लिखी थी? सेक्शन 135 के सबसेक्शन 5 में। अब देखिए आ रहा है इसका फर्स्ट प्रोवाइजो। इसी का क्या आ रहा है बेटा? फर्स्ट प्रोवाइजो। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कह रहा था? प्रेफरेंस किसको देनी है? लोकल एरिया को। तो प्रेफरेंस शुड बी गिवन, प्रेफरेंस शुड बी गिवन। रिपरकेशन अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे बेटा कि आपके ऊपर यहां पे नॉन कंप्लायंस का चार्ज लगेगा। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू लोकल एरिया। आपको पता है जब सेक्रेटेरियल ऑडिट होती है, क्या होती है? सेक्रेटेरियल ऑडिट। तो इस चीज को चेक किया जाता है कि CSR पॉलिसी वेबसाइट पे अपलोडेड है या नहीं है।
नहीं तो कल को CSR ऑडिट हुई तो उसमें भी ये बात मेंशन कर दी जाएगी और डिस्क्वालिफिकेशन के तौर पे आ जाएगी कि आपने ये पॉइंट को मार्क नहीं किया। तो प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू लोकल एरिया वेयर कंपनी ऑपरेट्स। कह रहे जिस एरिया में कंपनी काम करती है वहां के लोकल एरिया को सबसे पहले आपको क्या देनी चाहिए, प्रेफरेंस देनी चाहिए। सही है, कोई दिक्कत? अगला आता है सर, हम पहले हेडिंग लिखते हैं, ऐसे लिखिएगा अनस्पेंट अमाउंट। कौन सा अमाउंट? अभी इसी में है सबसेक्शन 5 में, लेकिन यहां पे हेडिंग क्या लिखी हुई है, अनस्पेंट अमाउंट। अच्छा, अनस्पेंट अमाउंट को ना हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में? पहला लिखा हम लोगों ने अनस्पेंट अमाउंट में, सबसे पहले लिखा जनरल रूल। कौन सा रूल? जनरल रूल। अच्छा, जनरल रूल का मतलब ब्रैकेट में लिखिएगा अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। इसके बारे में कहां लिखा हुआ है? सेकेंड प्रोवाइजो में। कहां लिखा हुआ है बेटा? सेकेंड प्रोवाइजो में। ऊपर लोकल एरिया को प्रेफरेंस देने वाली बात कहां लिखी थी? फर्स्ट प्रोवाइजो में। लेकिन जनरल रूल में अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के बारे में जो अनस्पेंट अमाउंट की बातें हैं वो कहां लिखी हैं? सेकेंड प्रोवाइजो में। और जनरल रूल क्या कहता है? तो लिखिएगा if CSR amount remains unspent, if CSR amount remains unspent, then board has to disclose the reasons of not spending it। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या लिखा? अगर CSR अमाउंट रिमेन रह जाए क्या? अनस्पेंड, तो सबसे पहला काम बोर्ड को डिस्क्लोज करना है क्या? रीजंस ऑफ नॉट स्पेंडिंग इट। कहां पे? इन बोर्ड रिपोर्ट, इन बोर्ड रिपोर्ट। एंड the unspent amount and the unspent amount is required to be transferred, is required to be transferred कहां पे? to a fund जो कहां बना हुआ है? अंडर शेड्यूल 7। कितने टाइम में? 6 months। 6 months कहां से? विद इन 6 months ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बोलो सही है? ये सारी बातें कहां लिखी थी? सेक्शन 135 सब सेक्शन 5 उसका सेकंड प्रोवाइजो। सेकंड प्रोवाइजो को हाईलाइट भी कर लीजिएगा। एक चीज और पूछता हूं सर, ये फंड कौन सा है अंडर शेड्यूल 7? 4 तरीके के। कौन कौन से? एक कौन सा था? स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, PM नेशनल रिलीफ फंड और PM केयर्स फंड। इनमें से किसी एक में या चारों में? और सब में क्या आ जाएगा कि किसी एक में आपको ये पैसा क्या करना है? ट्रांसफर करना है। फंड्स लिख लीजिएगा। ये सारे फंड्स के नाम कहाँ लिखे हुए हैं? शेड्यूल 7 में। कहाँ लिखे हुए हैं बेटा? शेड्यूल 7 में। बोलिए, क्लियर यहां तक?
अच्छा, ऊपर देखिए अनस्पेंट अमाउंट में पहला पॉइंट तो हमने क्या लिखा था, जनरल रूल, और जनरल रूल के ब्रैकेट में क्या लिखा था, अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। अब लिखिए ऑन गोइंग प्रोजेक्ट। अब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बात कहां लिखी हुई है, सेक्शन 135 और उसका सबसेक्शन 6। बोलो इजी हो गया, अब कोई डिफिकल्टी? बढ़े आगे, लिखिए सबसेक्शन 6 आया सर। सबसेक्शन 6 कह रहा है कि सर अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है और कुछ अमाउंट क्या रह जाए अनस्पेंट, तो लिखिएगा ऐसे, unspent amount of CSR relating to unspent amount of CSR relating to ongoing project, unspent amount of CSR relating to ongoing project is required to be transferred to, बताइए, अनस्पेंट CSR अकाउंट, जो कहां खुला होगा, इन अ शेड्यूल्ड बैंक। कितने दिन में, विद इन 30 डेज। कहां से 30 डेज, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बोलो ऐसे ही, करंट ईयर, फिर करंट के बाद 3 साल अभी और मिलेंगे, फिर हम ऐसे लिख रहे हैं, अभी लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया ना 30 डेज। आप देखिए, नाउ द अमाउंट ऑफ अनस्पेंट CSR अकाउंट, कह रहे हैं अब जो ये अमाउंट है जो कहां पड़ा हुआ है, अनस्पेंट CSR अकाउंट में, इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड, इसको आपको खर्च करना है, इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड विद इन नेक्स्ट 3 years। बोलो बात सही है, इसको खर्च करना है अगले 3 सालों में। तब तक भी नहीं हुआ तो, if after 3 years even the amount remains unspent, अब क्या करें, शेड्यूल सर्वे में ट्रांसफर कर दें, कितने दिन में, 30 डेज। कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ 3rd year। तो इफ आफ्टर 3 years even the amount remains unspent, ट्रांसफर, या लिखे ऐसे, देन ट्रांसफर इट टू फंड ऑफ शेड्यूल 7। कितने दिन में, विद इन 30 days of completion of 3rd year, of completion of 3rd year।
बोलो बेटे, ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? सेक्शन 135 के सबसेक्शन 6 में। अच्छा, अगर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 की बात करें तो कितने प्रोवाइजो हो गए? 2 ही हुए हैं अभी। फर्स्ट हुआ था प्रेफरेंस वाला, सेकंड हुआ था अनस्पेंड अमाउंट अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, थर्ड अभी बचा हुआ है सेट ऑफ वाला। कौन सा वाला बचा हुआ है? सेट ऑफ। अभी वो हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन उसी के बीच में हमने क्या इंक्लूड कर दिया है? सेक्शन 135 का सबसेक्शन 6। चलिए अब हम आगे बढ़े तो हम क्या लिखेंगे अब देखिए हम लोग कहाँ से शुरुआत करके आए थे। देखिए ऊपर सेक्शन 135 सबसेक्शन 5 था, उसमें CSR स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट लिखी, फर्स्ट प्रोवाइजो लिखा, फर्स्ट प्रोवाइजो के बाद अनस्पेंड अमाउंट हेडिंग लिखी, अनस्पेंड अमाउंट में पहले क्या लिखा? सेकंड प्रोवाइजो, और फिर क्या लिखा? सेक्शन 135 का सबसेक्शन 6। और अब क्या लिखने जा रहे हैं? थर्ड प्रोवाइजो। किसका? थर्ड प्रोवाइजो टू सेक्शन 135 उसका सबसेक्शन 5। और यहां हमने लिखा सर एक्सेस स्पेंडिंग। यहां हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? एक्सेस स्पेंडिंग की, ऐसे बोलते हैं। चले ऐसे लिखे, इफ कंपनी स्पेंड्स more than 2% of average net profit of 3 financial years। कंपनी ने खर्च कर दिया कितना? पिछले 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट के 2% से ज्यादा, देन द एक्सेसिव amount spent, then the excessive amount spent is allowed to set off। तो जो excessive amount है वो क्या हो सकता है? set off हो सकता है against future CSR obligations। तो आपकी फ्यूचर की CSR ऑब्लिगेशंस में आप इसको क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। क्या है बोलूं? कैरी फॉरवर्ड एडजस्टमेंट हो रहा है। क्या अलाउड है? कैरी फॉरवर्ड एडजस्टमेंट करना अलाउड। कितने सालों तक? लेकिन 3 साल 135 में नहीं लिखे, रूल्स में लिखे, तो हम अभी यहाँ पे रूल्स को बीच में लेकर नहीं आ रहे। सही है? दीपांकर है ना, अथर्व, वैभव, अंश, पलक, नीलम, और मैडम का नाम था पी से था ना, पी से है ना, प्राची। प्राची के बगल में एस से था श्रुति। अच्छा श्रुति, आप श्रेया, श्रेया श्रुति, और रिया, रिया, रिया गुप्ता। मैडम बगल में अग्रवाल। कौन सी अग्रवाल? आकांक्षा। तो थोड़ा थोड़ा याद, पी याद हो गया ना तो प्राची भी याद हो जाएगा, एस याद हो गया, श्रेया भी याद हो गया, श्रुति भी याद हो गया, और वरुण और प्रीति, निकिता, और रिया, कांशा। हिंट हिंट है? सिंह 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 तो ध्यान है। सिंह के आगे बोल गया, इसका भी बोल गया। चीनू, पलक, नीलम, बोलो बोलो, मान्या। चलो कोई बात नहीं।
माने अगली बार क्लास में घुसो ना, वहीं रोक देना, क्या मेरा नाम बताओ, नाम बताओ तो एंट्री है, नहीं तो नहीं, है ना, पेनल्टी लगा देना, तभी काम चलेगा, नहीं तो याद नहीं रह पाएगा। चलिए, ऑनलाइन वालों को मेरे को सबके नाम याद है, तान्या, विराज, नवीन, सोनाली, प्रेम, सुशांत, सबके याद है, सरनेम के साथ याद है। चलो ठीक है, करें, स्टार्ट करें आगे। तो थर्ड प्रोवाइजो हो गया सबसेक्शन 5 का, और अब बचा क्या सबसेक्शन 5 में, कुछ बच गया, एक्सप्लेनेशन बच गया, बहुत बढ़िया। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 135 सबसेक्शन 5। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा था, नेट प्रॉफिट, किसकी बात लिखी थी बेटा, नेट प्रॉफिट, और हम लोगों ने बोला नेट प्रॉफिट क्या है, तो हम लोगों ने बोला नेट प्रॉफिट फॉर CSR पर्पसेस। सिर्फ सबसेक्शन 5 के लिए या पूरे सेक्शन 135 के लिए, पूरे सेक्शन 135 के लिए। नेट प्रॉफिट फॉर CSR पर्पस इज कैलकुलेटेड, it is calculated as per section 198। लेकिन हम लोगों ने बोला था दो चीजों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, वो रूल्स में लिखे हैं, वो कहाँ लिखे हुए हैं, रूल्स में। तो ऐसे लिखेगा, ब्रैकेट में लिखेगा, आऊं, सर्टेन इनकम्स या कुछ एक्सपेंसेस आर टू बी एक्सक्लूडेड। ये बात तो यही लिखी है कि कुछ एक्सक्लूड किया जाएगा, बट क्या एक्सक्लूड किया जाएगा वो एक्सप्लेनेशन में नहीं बताया, वो कहां लिखा हुआ है, रूल्स में। कहां लिखा बेटा, रूल्स में। चलिए एक बार इसको आप पढ़ें जरा, बस मैं 1 मिनट में आया, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट ना।
चलिए, प्रेम कहते हैं प्रोवाइजो और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है। क्लॉज आपको ना, हम ऐसे बोलते हैं कि एक होता है ना हेड होता है, उसमें सब हेड्स होते हैं। तो जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जैसे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो जब एक पर्टिकुलर टॉपिक में मल्टीपल पॉइंट्स आने होते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं किसका, क्लॉजेस का। फिर अगर उन पॉइंट्स में से किसी के अंडर और पॉइंट्स हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं सब क्लॉजेस का। प्रोवाइजो वैसे जनरली कुछ लोग बोलते हैं गलत है, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ क्यों, मैं आपको रीज़न देता हूँ। ये बात सही है कि प्रोवाइजो, अगर आप 100 जगह प्रोवाइजो पढ़ेंगे तो 100 में से 99 टाइम्स ऐसा होगा कि प्रोवाइजो का मतलब एक एक्सेप्शन के तौर पे आ रहा होगा। किसके तौर पे? एक्सेप्शन का मतलब है कि ऊपर कुछ जुड़ा होगा जिसको हटाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, प्रोवाइजो। बट यहाँ तो नहीं है। कहाँ है सेक्शन 135 का सब सेक्शन 5 के हमने प्रोवाइजो पढ़े, कहाँ आया? अच्छा, सेक्शन 135 के सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो पढ़ा था ना, तो उन्होंने हमको एक्सेप्शन दिया था कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो 3 की जगह 2 अपॉइंट कर लो। लेकिन सबसेक्शन 5 की, अच्छा अगर हम ऐसे बोले कि प्रोवाइजो मींस एक्सेप्शन, तो हर जगह फिर एक्सेप्शन होना चाहिए। लेकिन सबसेक्शन 5 में तो 3 प्रोवाइजो है, तीनों में कहीं भी एक्सेप्शन नहीं है। तो ये हम लोग बोल देते हैं कि प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन, बट एक्चुअल में वो एक्सेप्शन नहीं है। हम ऐसे बोलते हैं प्रोवाइजो मींस इन एडिशन टू। क्या बोलते हैं? लाइक जो ऊपर पढ़कर आए हो वो तो है, बट उसके साथ साथ इसको भी ऐड ऑन करो, इसको भी कंसीडर करो। तो प्रोवाइजो का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इन एडिशन टू। वैसे जनरली आप देखोगे कि प्रोवाइजो का मतलब एक्सेप्शंस होता है, बट लेकिन हर जगह ये बात फिट नहीं बैठती, जैसे सबसेक्शन 5 में फिट नहीं बैठ रही। तो ये है, तो प्रोवाइजो मींस इन एडिशन टू। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा कौन सा, सेक्शन 135 के सबसेक्शन 5 का, ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब हमारे पास सबसेक्शन 6 तक सारी कहानी खत्म हो गई है। अब हमारे पास आ रहा है सबसेक्शन 7, फिर हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 9, बट सबसेक्शन 9 अलग से पढ़ना नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर एक्सेप्शन बना के आ चुके हैं। तो अब बचा कौन सा है? सिर्फ सबसेक्शन 7 पहले करते हैं। सेक्शन 135 और उसका क्या आ रहा है हमारे पास, सबसेक्शन 7। और हमने बोला सबसेक्शन 7 कहता है सर पेनल्टीज की बात करता है। किसकी बात करता है? पेनल्टीज की, फॉर नॉन कंप्लायंस। कि अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया, किसका नॉन कंप्लायंस किया, सबसेक्शन 5 या सबसेक्शन 6 का। लिखते हैं यहां पे, इफ देयर इज a violation of section 135 subsection 5 और सबसेक्शन 6, यानी अगर आपने वायलेशन कर दिया है किसका, सबसेक्शन 5 का या फिर सबसेक्शन 6 का, देन इन दैट सिचुएशन कंपनी विल बी पेनलाइज्ड। ऐसी सिचुएशन में पहले कौन पेनलाइज्ड होगा? कंपनी। कंपनी विल बी पेनलाइज्ड। कितना पेनलाइज्ड? तो हम लोगों ने बोला था 2 times ऑफ unspent amount और ₹1 crore विच एवर इज लेस। ये WE जो मैंने लिखा है ना वो विच एवर है, ठीक है। ये क्या है? विच एवर, ऐसे लिख देता हूं, विच एवर इज लेस। और दूसरे नंबर पे हमने बोला सिर्फ कंपनी पेनलाइज्ड होगी या ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी? तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट will also be penalized। और ये पेनलाइज होंगे कितने के लिए? 1/10 अगेन ऑफ किसका? अनस्पेंट अमाउंट और ₹2 lakh अगेन विच एवर इज लेस। बोलिए ठीक है यहां तक?
सारा कुछ पढ़ लीजिए एक बार, देखिए कुछ छूटा तो नहीं। करें स्टार्ट। लास्ट हमारे पास क्या बच गया बेटा? सब सेक्शन 8। पढ़िए क्या लिखा है। एक नॉर्मल सी रीडिंग मारिए, सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं बस, सिंपल सी। अरे पढ़ लिया? मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, ठीक है। कह रहे हैं सर सबसेक्शन 8 जो है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा है। किसको पावर दे रहा है? कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कभी लगे कि इन सीएसआर के प्रोविजंस को कंप्लाई कराने के लिए उनको कुछ डायरेक्शंस देनी है तो वो दे सकती। कैसी डायरेक्शंस? तो कहते हैं आइए मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं, ठीक है। सामने देखेंगे सब लोग। जैसे कह रहे हैं सर मान लीजिए ऐसे हम बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ना जनरल सर्कुलर इशू कर रही है। नोट कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ देखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा? एक जनरल सर्कुलर इशू कर रही है और बोल रही है कि जितनी भी कंपनीज के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल है ना, उनकी कंपनी के बोर्ड को बोला जाता है कि जब आप अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर के बारे में डिस्क्लोजर दे रहे होइएगा तो ये बताइएगा कि आपने कौन कौन से सीएसआर प्रोजेक्ट्स पे कितना पैसा खर्च किया, कौन कौन से सीएसआर प्रोजेक्ट्स थे उस पर कितना पैसा खर्च हुआ, कितना पैसा अनस्पेंट रह गया, और ट्रांसफर की डिटेल्स दीजिए। क्या मैं बोलूं? सेक्शन 135 को बेहतर तरीके से कंप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा सर्कुलर इशू किया। अब ये जो सर्कुलर है ना, इसको जनरल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये सारी कंपनीज पे लागू हो जाएगा जिनके ऊपर सेक्शन 135 लागू हो रहा है। यानी किसी एक दो कंपनी को नहीं बोला। किसको बोला? हर उस कंपनी को जिसके ऊपर क्या लागू हो रहा है? सेक्शन 135। बोलो क्या बात सही है? बोलो पक्की बात? फिर हम लोगों ने ऐसे बोला, हम ऐसे ही भी एग्जाम्पल देते हैं। हम आगे जाएंगे तो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सर जिस कंपनी के ऊपर सेक्शन 135 एप्लीकेबल है उसको ना सीएसआर रिपोर्ट बनानी होती है। क्या बनानी होती है? अच्छा, जो सीएसआर रिपोर्ट है ना, उसके आज प्रेजेंट टाइम पे 2 एनेक्जर है। एक एनेक्जर ए, एक एनेक्जर बी। जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो रूल्स जब खत्म हो जाएंगे ना तो उसके एंड में 2 एनेक्जर आएंगे, एक एनेक्जर ए और एक एनेक्जर बी। आज प्रेजेंट टाइम पे एनेक्जर बी फॉलो होता है, इससे पहले फॉलो होता था एनेक्जर ए। कह रहे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने यहां पर जिन जिन कंपनीज के ऊपर सीएसआर की ऑब्लिगेशन है उनको एक रिपोर्ट बनाने को बोला गया है, जिसको हम नाम देते हैं सीएसआर रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं? जिसमें जो जो फॉर्मेट एनेक्जर बी में लिखा है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हर कंपनी को सीएसआर की डिटेल्स उसी फॉर्मेट में डिस्क्लोज करनी होती है और अपनी बोर्ड रिपोर्ट में अटैच करनी होती है। क्या मैं बोलूं, कल को अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस एनेक्जर के फॉर्मेट को चेंज कर सकती है। क्या गवर्नमेंट के पास पावर है? यस सर, पावर है। बोलो बात सही है। लेकिन सर फिर कभी कभी गवर्नमेंट को हम यहाँ पे पावर ऐसी भी दे रहे हैं कि आप हो सकता है अपनी पावर का इस्तेमाल करो किसी एक कंपनी की तरफ, 2 कंपनी के लिए, 3 कंपनी के लिए, सबके लिए नहीं। तो फिर आप जनरल डायरेक्शंस इशू नहीं करोगे, अब आप स्पेसिफिक डायरेक्शंस इशू करोगे जो सिर्फ उस ही कंपनी के ऊपर लागू होंगी जिनके लिए वो पर्टिकुलर सर्कुलर आया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंपनी है, लगातार डिफॉल्ट कर रही है। क्या कर रही है? लगातार। अब कंपनी की तरफ
गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आता है कि कंपनी आपको 15 दिन के अंदर सारा पैसा अनस्पेंट अमाउंट में ट्रांसफर करना है। वैसे लॉ में कितने दिन थे? 30 डेज, बट वो सब बीत गए हैं और कंपनी पैसा ट्रांसफर नहीं कर रही। गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आ रहा है, आपको आखिरी 15 दिन दिए जा रहे हैं, पैसा ट्रांसफर करिए। क्या ये जो सर्कुलर आया सारी कंपनीज के लिए आया या किसी एक के लिए? किसी 2 के लिए, किसी 3 के लिए, स्पेसिफिक के लिए? किसके लिए? किसी स्पेसिफिक के लिए। आइए अब देखते हैं क्या लिखा है, पढ़िए जरा। सबसेक्शन 8 बोलेंगे मेरे साथ। द सेंट्रल गवर्नमेंट में, अच्छा इसका मतलब गवर्नमेंट को लगे तो वो इशू करे, ना लगे तो ना करे। सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव सच जनरल और स्पेशल डायरेक्शंस। किसको? टू अ कंपनी और क्लास ऑफ कंपनीज। अच्छा ऐसे बोलते हैं, सेक्शन 135 जिस पे लागू हो रहा है उसके लिए, तो ये होगी क्लास ऑफ कंपनीज। और स्पेसिफिकली बोला एबीसी प्राइवेट लिमिटेड तुमको ये करना है, तो ये जनरल डायरेक्शन नहीं है, कैसी है? स्पेसिफिक डायरेक्शन। इशू किसके द्वारा हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव सच जनरल और स्पेशल डायरेक्शन टू आ कंपनी और क्लास ऑफ कंपनीज एज इट कंसिडर्स नेसेसरी टू इंश्योर compliance of provision of this section, and such company or class of companies shall comply with such directions। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई डायरेक्शन आया है तो कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको उस डायरेक्शन का कंप्लायंस करना होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये डायरेक्शंस इशू किस लिए कर रही है? सो दैट कंपनी सेक्शन 135 को अच्छे से फॉलो कर पाए, अच्छे से उसका कंप्लायंस कर पाए। बोलो के बात समझ में आती है? तो ये है आपके सामने कौन सा? सेक्शन 135 का सबसेक्शन 8। पढ़िए, कोई दिक्कत देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो बताइए। लिख ले, एक लाइन लिखिएगा कॉपी में, ऐसे लिखिए। लास्ट सेक्शन लिखने जा रहे हैं हम लोग, फिर इसको रैप अप करते हैं। सेक्शन 135 के सबसेक्शन 8 को। अच्छा आज हमारा फ्राइडे है, अब हम लोग मिलेंगे कब? मंडे को। लेकिन मंडे को अब हम लोग सीएसआर में स्टार्ट करेंगे रूल्स। क्या स्टार्ट करेंगे? रूल्स। तो सीएसआर की अभी हमारी क्लास डेली 1 घंटा चलेगी जैसे चल रही है, और मंडे से अब हम लोग ईएसजी की क्लास करेंगे 12:30 बजे, 12:30 से 2, और फिर 2 से 3 सीएसआर। ठीक है, तो मंडे से हमारी रेगुलर क्लास चलेगी 12:30 से 3 तक। ठीक है, तो फिर वही शेड्यूल फॉलो होगा। अब इस शेड्यूल में अभी कोई चेंज नहीं है, यही चलेगा अभी। ठीक है, हाँ। सेक्शन 135 का सबसेक्शन 8, आइए देखते क्या लिख रहे हैं। ऐसे लिखेगा, दिस सबसेक्शन एम्पावर्स का मतलब ये सबसेक्शन पावर देता है। किसको पावर देता है? एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। किस चीज के लिए? टू स्टेप इन एंड इंश्योर, कि आप कमान संभालिए और इस बात को इंश्योर करिए। टू स्टेप इन एंड इंश्योर दैट कंपनीज actually comply, that companies actually comply with CSR obligations। ये सबसेक्शन पावर दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप कमान संभालिए और इस बात को इंश्योर करिए कि जो भी कंपनीज हैं जिनके ऊपर सेक्शन 135 का सबसेक्शन 5 लागू हो रहा है, जिनके ऊपर सेक्शन 135 लागू हो रहा है, वो एक्चुअल में इन सीएसआर ऑब्लिगेशंस को क्या करें? कंप्लाई करें। बोली बात सही है? फिर हम लोगों ने बोला अगर कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस इशू करती है तो कितने तरीके के? टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस। हमने बोला टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस 2 हैं। कौन कौन से? एक जनरल और एक स्पेशल या स्पेसिफिक। अगर जनरल होगा तो उसमें क्या होगा? हम लोगों ने बोला ये एप्लीकेबल होगा, applicable to a broad category of companies। ये applicable होगा बेटा किसके ऊपर? to a broad category of companies। लेकिन अगर स्पेशल की बात करें तो ये टारगेट किया जाएगा सबको या कुछ को? टारगेटेड एट अ स्पेसिफिक कंपनी, या तो ये टारगेट किया जाएगा किसको बेटा? एक स्पेसिफिक कंपनी को, या फिर और ग्रुप ऑफ कंपनीज। बोलो सही है? एक एग्जांपल देता हूं लास्ट,
मेरे को आंसर दीजिएगा कि कहाँ पे आएगा। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया है और वो सर्कुलर ना सिर्फ उन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर लागू होगा जिनके ऊपर सेक्शन 135 लागू होता है। सिर्फ प्राइवेट, अगर पब्लिक के ऊपर 135 लागू हो रहा है तो उस पर लागू नहीं होगा, लिस्टेड पे भी लागू नहीं होगा, सिर्फ किस पे होगा? ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनके ऊपर सेक्शन 135 लागू हो रहा है। बताओ ये जनरल है या स्पेसिफिक? स्पेसिफिक, स्पेशल है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ कंपनी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ग्रुप ऑफ कंपनी। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछ रहे हैं? ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो अब हम लोग का अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने कंपनीज एक्ट के बेयर एक्ट से तो सेक्शन 135 पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम लोगों ने कंप्लीट करना है इसके बाद क्या? रूल्स। अब हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे इसके रूल्स, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रूल 1 से शुरू करेंगे और रूल 10 तक है। सारे रूल्स पढ़ना शुरू करेंगे। एक दिन में तो नहीं होंगे, बट 2 क्लासेस या 3 क्लासेस तक में मैक्सिमम वो रूल्स हो जाएंगे। बट वो रूल्स क्या करेंगे? हम 2-2 रूल्स करते चलेंगे और लिखते चलेंगे। रूल्स थोड़े से बड़े हैं, इसलिए अगर हम रूल्स की बात करें और रूल्स को हम एक साथ लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग 2-2 रूल्स करते चलेंगे और उसको लिखते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग रूल्स में डेफिनेशंस करेंगे, जैसे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट क्या है, एक वहां पे आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चल तो हम लोग मिलेंगे अब कब? मंडे को। और आज हमारी ईएससी की क्लास नहीं हो पाई है प्राची, हाँ आज नहीं हुई है, कल नहीं होगी। अब क्लास कब होगी? मंडे को। मंडे को 12:30 बजे ईएससी की क्लास करेंगे, ऐप पे करेंगे, और 2 बजे फिर हम लोग सीएसआर की क्लास स्टार्ट करेंगे मंडे को। ठीक है, चल तो दैट इज ऑल फॉर दिस डे। गुड बाय एवरीवन, एंजॉय योर डे, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। मिलेंगे अब हम लोग कब? सीधे मंडे को। ठीक है, चलिए।